नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में थे, चंडीगढ़ और पंजाब, और एक तरीके से उन्होंने इन कार्यक्रमों के जरिए मिशन पंजाब शुरू कर दिया है। आप जानते हैं 2027 के शुरू में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के साथ पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में एक झटका लगने के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने स्पीड पकड़ी है। 11 राज्यों में चुनाव हुए हैं अब तक 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। उनमें से 7 में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी का मुख्यमंत्री बना है। केवल जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल और तमिलनाडु में गैर भाजपा, गैर एनडीए सरकारें बनी हैं। अभी हाल में बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा उलटफेर किया है, उससे तो पूरे विरोधी दलों में हड़कंप ही मचा हुआ है। तो सबकी निगाहें एक्चुअल में इस पर लगी हैं। सबको विश्वास है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में तो कहीं कोई बड़ा उलटफेर बदलाव देखने को नहीं मिलता। हालांकि राजनीति में चमत्कार को नमस्कार भी किया जाता है, पर सबकी निगाहें और सबकी जिज्ञासा पंजाब को लेकर के है। और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी भले ही अब तक कमजोर दिखाई देती हो, लेकिन मैं अनेक राज्यों का उदाहरण दे सकता हूं जहां वो कमजोर थी, पर उसने चमत्कारिक परिणाम दिए हैं। बंगाल भी इसका एक उदाहरण है। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट लखनऊ से। वीरेंद्र जी का स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, आज पंजाब पर चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश पर भी करेंगे, क्योंकि मिशन 2027 पर तो योगी आदित्यनाथ भी जुटे हुए हैं। लगभग रोजाना वो 2 से 3 सभाएं कर रहे हैं, जिलों को कवर कर रहे हैं, और उनके प्रहार पर सीधे अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि दोनों के बीच में गठबंधन संभावित है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब और हरियाणा दौरे की। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई, जींद और करनाल के बीच में चलेगी। इसके अलावा पंजाब में वो उनका बहुप्रतीक्षित और तैयारियों से भरा कार्यक्रम था। अच्छे खासे लोग भी आए वहां पर, और उन्होंने आम आदमी पार्टी के मिस रूल पर सीधे सीधे अटैक किए हैं। क्या लगता है आपको पंजाब को लेकर के? देखिए, पंजाब में आज जो प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा था, जो जालंधर में जो प्राइम मिनिस्टर जो वहां पे जो डेरा सच्चा खंड बल्लन है, वो पंजाब के दलित सिखों का बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। और पंजाब के दोआबा रीजन में करीब जो है 34% दलित पॉपुलेशन है। और अगर ये वर्ग अगर बीजेपी के साथ आ जाता है, तो बीजेपी का जो वोट शेयर है वो सबसे आगे हो जाता है एज कंपेयर टू आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एंड अकाली। अकाली बहुत पीछे है। और बंगाल के चुनाव के संदर्भ में अगर प्राइम मिनिस्टर की आज यात्रा को देखें, तो पंजाब की यात्रा ने आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का डर बढ़ा दिया है। और ये खबरें आ रही हैं पंजाब से, आज भी छपी है अखबारों में, कि जो जो चरणजीत सिंह चन्नी है, वो उसने जो बगावत का झंडा उठा रखा है कांग्रेस हाई कमांड के खिलाफ, उसको लेकर के कांग्रेस की लीडरशिप दिल्ली में बहुत चिंतित है। वो पंजाब के कांग्रेस के नेता आरोप ये लगा रहे हैं कि चन्नी ये सब जो कर रहा है, ये बीजेपी की शय पर कर रहा है। और आज चंडीगढ़ में जितनी सौहार्दपूर्ण मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी की मनीष तिवारी से हुई है, जो कि चंडीगढ़ के कांग्रेस सांसद हैं, उससे भी बहुत लोगों की भौहें तनी है
और मनीष तिवारी काफ़ी दिनों से अपनी पार्टी जो लीडरशिप है, राहुल गांधी का जो कोठरी है, जो पूरा गिरोह है, उससे वो बहुत कटे हुए चल रहे हैं। तो मनीष तिवारी पार्टी छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज वो ये साफ हो गया कि वो भी अब शशि थरूर के लेवल के नेता हो गए। शशि थरूर से भी राहुल गांधी खुश नहीं है, मेनका वो और सोनिया गांधी भी खुश नहीं है, क्योंकि वो उनकी राय जो है तमाम मामलों में स्वतंत्र है, और वो पार्लियामेंट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, और सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी के जितने भी बड़े-बड़े फैसले हैं, उसका उन्होंने सदैव स्वागत किया है, क्योंकि वो राष्ट्रहित में है, वो किसी पार्टी का मामला नहीं है। तो आज की प्राइम मिनिस्टर की हरियाणा और पंजाब की यात्रा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की चिंता बढ़ा दी है कि अब जो बंगाल की हवा जो 4 मई को उठी थी, वो प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे के साथ आज वो हवा पूरी तरीके से वहां लैंड कर गई है। और सतलुज फिल्म को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ था, जो फिल्म को बैन किया, ओटीटी प्लेटफॉर्म से बैन किया गया, तो उससे भी जो है हिंदू मतदाता बीजेपी के पीछे गोलबंद होगा। और सिखों का भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो पंजाब में किसी भी स्थिति में आतंकवाद की, खालिस्तानियों की दोबारा वापसी नहीं चाहता। लेकिन ये जो रेडिकल सिख हैं, जो जो अकाली दल वारिस पंजाब के वाले, जिनका एमपी अभी जेल में है, ये लोग फिर से जो है पंजाब में आतंकवाद की और खालिस्तानी जो हिंसा का दौर दोबारा लाना चाहते हैं, और जाहिर है ये विदेशी ताकतों के इशारे पे खेल रहे हैं। तो पंजाब की इस प्राइम मिनिस्टर की यात्रा का पंजाब की राजनीति में, क्योंकि पंजाब में भी उत्तर प्रदेश के साथ ही चुनाव है अगले वर्ष फरवरी मार्च में, तो पंजाब में इसका बहुत असर पड़ने वाला है। और असर का मतलब ये है कि अभी कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले, आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में आ चुके हैं, ये आपको पता ही है। और अब पीएम के इस दौरे के बाद आम आदमी पार्टी में टूट-फूट की संभावना बढ़ेगी, और आम तौर पे लोग उसको बहुत नेगेटिव तरीके से खबरों को लेते हैं। ये हमेशा खरीद-फरोख्त नहीं होती है, ये ऐसा नहीं है कि हर एमपी एमएलए को खरीद लिया जाता है। नेता अपने अगले चुनाव का भविष्य देखता है, और आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये साफ दिख रहा है कि अब अगले चुनाव में उनकी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, वो चुनाव नहीं जीत सकते, और वो कांग्रेस भी नहीं जाना चाहते, उनको, क्योंकि उनको ये भी दिख रहा है कि कांग्रेस स्वयं में कई छड़ों में बटी हुई है, तो जब वो अपना झगड़ा जब नहीं सुलझा पा रही है, तो उनको वो क्या दे पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जो है इस समय वहाँ किसी किस्म का कोई विवाद नहीं है, और साथ ही जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, महक सिंह सैनी, वो भी पंजाब के मालवा रीजन में बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में लोगों को गोलबंद करने का। तो आज की हरियाणा की वीट तो खैर चलिए, केवल जो है कुछ विकास योजनाएँ थी, और हाइड्रोजन ट्रेन में तो आज इंडिया विश्व के चुनिंदा 4-5 देशों में शामिल हो गया है, जहाँ हाइड्रोजन ट्रेन है, अमेरिका में है, और जर्मनी में है, चाइना में है, जापान में है, इंडिया में भी आ गई है। और इंडिया की खास बात ये है कि जहाँ-जहाँ अब तक ये ट्रेन चली है, उसमें अधिकतम 5 बोगियाँ थी। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन में 10 बोगियाँ हैं। तो डेवलपमेंट के लिहाज से इट वाज़ अ ग्रेट डे। देखिए, पंजाब की राजनीति पे प्राइम मिनिस्टर की इस यात्रा का बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, और बीजेपी में कोई भी काम जो है उसका तरीका एड हॉक नहीं होता, तदर्थ नहीं होता, वो लंबी जो है पूरी तैयारी के साथ होता है। तो आपको प्राइम मिनिस्टर की इस यात्रा के, पंजाब के, आपको आने वाले दिनों में, 2 हफ्तों में, 4 हफ्तों में ज़बरदस्त परिणाम दिखाई पड़ेंगे कि वहाँ किस तेज़ी से पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट शुरू हो जाएगा अब। क्योंकि बीजेपी ने आज अपने पत्ते खोल दिए कि हम पंजाब के चुनाव में क्या करने जा रहे हैं, और हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारी ताकत है। तो आज मोदी जी की विजिट ने ये दिखा दिया है कि बीजेपी इस समय बहुत ही मजबूत प्लेयर है, फॉर्मिडेबल प्लेयर है। अब ये अकाली दल के पीछे चलने वाली पार्टी नहीं है, ये अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी, और सारी पार्टियों के लिए वो चुनौती बनेगी। और अब पंजाब का चुनाव ये एकदम स्पष्ट हो गया है कि अब कॉन्टेस्ट ट्रायंगुलर होगा। हालाँकि अकाली दल ये कोशिश करेगा कि वो जो है वो उसमें 4 कोण हों, लेकिन अकाली दल इस स्थिति में दिखाई नहीं पड़ता है। तो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट अगर होगा, तो जो पार्टी उभार पे होती है, जो पार्टी रिसर्जेंट पार्टी होती है, उसको हमेशा इसका लाभ होता है,
और जो पार्टी इन पावर होती है, उसको जो है एंटी इनकम्बेंसी फेस करनी होती है। तो इसलिए जो है कुल मिलाकर बीजेपी की पंजाब की स्थिति आज प्राइम मिनिस्टर की यात्रा के बाद बहुत मजबूत हुई है। जी। भट्ट साहब, आपको लगता है कि एक ये फीलिंग है देश की जनता में, और वो परिलक्षित भी होती है, कि भारतीय जनता पार्टी रक्षा सुरक्षा के मोर्चे पर, खास तौर से देश की जो सरहदें हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सबसे जवाबदेह और जिम्मेदार पार्टी है। जम्मू कश्मीर में देखा है उन्होंने, अभी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता में आने के 10 दिन के भीतर जमीन भी उपलब्ध करा दी, वहां पर फेंसिंग वगैरह लगाने के लिए, बाड़बंदी के लिए, और तमाम दूसरे उपाय भी किए हैं, घुसपैठियों को बाहर किया है जो भारतीयों के हकों को मार रहे थे। पंजाब अगेन एक और स्टेट है जहां रक्षा सुरक्षा का मामला एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और वहां धर्मांतरण भी एक बड़ा मुद्दा बन करके उभरा है, ड्रग्स वगैरह, नशा वगैरह। इसके अलावा सीमा पार से ड्रोन्स के जरिए हथियार गिराए जाने की बात, जिसका जिक्र आपने किया कि कट्टरपन फिर से बढ़ रहा है, आतंकवाद की फिर दस्तक वहां हो रही है। तो ऐसे में जब पंजाब की जनता ने अकालियों को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, और आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, तो क्या लोगों का ये मन बदल सकता है इस बार कि भारतीय जनता पार्टी को ही ये जिम्मेदारी दी जाए, जिस तरह का काम वो बंगाल में कर रही है, और दूसरे सीमाई सूबे, वो चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, वहां उसने जिस तरीके से काम किया है, वैसी ही सरकार की जरूरत पंजाब में भी है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये 13वां साल है, और 13 साल में एक बात बहुत स्पष्ट हुई है कि भारत सरकार की किसी भी मामले में कोई नीति ढुलमुल नहीं है। कोई एडहॉक मामला नहीं है कि खाली एक बयान दे दिया, काम हो गया। भारत सरकार ने पिछले 13 सालों में बहुत ही ठोस पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक नीति बना करके ठोस तरीके से उसको लागू किया। जैसे प्राइम की पाकिस्तान से कहा, जो पीएम ने कहा कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। तो और जब अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, मनसूख किया गया, तो उस समय के पीएम इमरान खान ने भारत से व्यापार संबंध समाप्त कर दिए। हमने कहा ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं है, ये आप जानिए। जब 2025 में पहलगाम हुआ, तब पीएम ने साफ ये कहा था, आपको याद होगा, 24 अप्रैल 2025 को घटना हुई थी, और 2 दिन बाद पीएम गए थे बिहार के दौरे पर। उनका पूरा भाषण अंग्रेजी में था, लेकिन उनके 2 लाइन उन्होंने अंग्रेजी में बोली थी, ताकि पूरी दुनिया समझ जाए कि हम सारे आतंकवादियों को ढूँढ निकालेंगे, एंड वी विल ट्रैक देम एंड वी विल पनिश देम। और उसके 2 हफ्ते से कम समय के अंदर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया 7 मई को। उसके पहले भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया, सस्पेंड कर दिया। आज पाकिस्तान की सिंधु नदी सूख गई है। पाकिस्तान में जो है इस समय त्राही-त्राही मची हुई है। तो अगर सरकार ने जिस तरीके से ठोस पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत अपनी नीतियों को लागू किया, ये लोगों ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पे देखा। ममता बनर्जी ने 15 साल में 400 किलोमीटर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को फेंसिंग करने के लिए जमीन एक्वायर करके नहीं दी। जबकि शुभेंदु सरकार ने बनने के 48 घंटे के अंदर कहा ये काम हो जाना चाहिए 1 महीने के अंदर, वो हो गया। और बहुत तेजी से काम चल रहा है, और पश्चिम बंगाल के जीवन में जो 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 जिहाद के आतंकी साए में पश्चिम बंगाल जी रहा था, 2 साल में ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है कि बंगाल के लोग सोच नहीं सकते थे। आज पंजाब में साल में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग की स्मगलिंग पाकिस्तान से होती है, और पूरा पंजाब का समाज इसमें तबाह हो रहा है, खासकर युवा वर्ग। आपको याद होगा, आज से 10 साल पहले राहुल गांधी ने एक बार कहा था पंजाब में बहुत नशे की समस्या है, और एक फ़िल्म भी बनी थी उड़ता पंजाब।
लेकिन उसके बाद राहुल गांधी खामोश हो गए थे, फिर उन्होंने दोबारा नाम नहीं लिया। तो पंजाब के लोगों की सबसे बड़ी समस्या ड्रग है और उनको ये मालूम है कि अगर ड्रग की समस्या का अगर कोई समाधान कर सकता है, तो वो केवल नरेंद्र मोदी या बीजेपी कर सकती है। इसका वादा कांग्रेस ने भी किया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किया, चन्नी ने भी किया, अरविंद केजरीवाल ने भी किया, भगवत सिंह मान ने भी किया, लेकिन किया कुछ नहीं। कहा था हम करेंगे लेकिन कुछ नहीं किया और आज भी वो ड्रग्स वहाँ बड़ी संख्या में आ रहे हैं, पाकिस्तान से स्मगलिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से सबसे ज्यादा बेचैनी ढाका से लेके इस्लामाबाद तक थी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि पंजाब में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भूकंप आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब की इकोनॉमी जो वेस्ट पंजाब है उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी हद तक जो वहां से स्मगलिंग होती है पंजाब में उस पर निर्भर है। अब लोग कहेंगे भाई स्मगलिंग अगर हो रही है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट कैसे जिम्मेदार है? स्टेट गवर्नमेंट इसलिए जिम्मेदार है कि जो इस समय गवर्नमेंट का जो पूरा जो इकोसिस्टम है, जो गवर्नमेंट की पूरी एनफोर्समेंट मशीनरी है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। बीएसएफ केवल बॉर्डर संभाल सकती है। होम मिनिस्ट्री ने आदेश दिया था कि बॉर्डर से अंदर 20 किलोमीटर तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स चाहे तो सर्च और सीजर का और अरेस्ट का काम ऑपरेशन चला सकती है। पंजाब सरकार ने बहुत विरोध किया और इसी कठोर पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत राजस्थान में भी जो पाकिस्तान की सीमा पे बड़े पैमाने पे कार्रवाई हो रही है। ऐसी कार्रवाई गुजरात में भी हो रही है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में जो अवैध तरीके से सैकड़ों मस्जिदें बना ली गई हैं, मदरसे बना लिए गए हैं, जिनका उनके पास ओनरशिप का कोई सबूत नहीं है, कोई उनके पास टाइटल डीड नहीं है, वो सब तोड़ी जा रही है। तो जो अगर आपके पास वेल डिफाइंड और ठोस पॉलिसी फ्रेमवर्क है, उस पे आप काम कर रहे हैं, तो उसके परिणाम सामने आएँगे, आएँगे नहीं ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और जब जब एक कठोर पॉलिसी फ्रेमवर्क है और परिणाम सामने आएँगे, तो उसका लाभ जनता के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचेगा। अगर पंजाब में अगर ड्रग स्मगलिंग पे अगर ठोस रोक लगेगी, तो फिर पंजाब की यूथ को इतनी आसानी से नशे की सामग्री नहीं मिल पाएगी। तो उससे समाज का लाभ होगा ना। तो ये सरकार ने करके दिखाया है। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब क्या-क्या कहा गया था, देश में सिविल वॉर हो जाएगा, देश डूब जाएगा। फिर अगले साल 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू किया गया था, तो राहुल गांधी ने क्या नाम दिया था कि ये तो गब्बर सिंह टैक्स है। फिर कहा ये तो गृहस्थी सर्वनाश टैक्स है। आज उसके 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। जीएसटी के परिणाम सामने हैं। भट्ट कोविड में साहब, क्या कहा था राहुल कोविड में क्या कहा था 2020 में, 2021 में, लेकिन उसे कोई जितना गंभीरता बढ़िया से कोविड ले का मैनेजमेंट भारत में हुआ, कहीं हुआ? उसे तो कोई कुल मिलाकर गंभीरता के से जो लेता नहीं है। कुल मिलाकर के बीजेपी को जो लाभ पंजाब में मिलेगा वो ये है, यदि लोगों तक ये मैसेज गया कि ये सरकार कठोर नीति को केवल बनाती नहीं है, लागू करती है और जनता तक इसका लाभ पहुंचता है। ये बात अब देश जान चुका है पिछले 10 साल में यूपीआई के आने के बाद और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बाद। तो इसका फर्क बहुत पड़ेगा पंजाब में और मेरा मानना है यही एक यूएसपी है, यही एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो बीजेपी को बढ़त दिलाएगा पंजाब के चुनाव में। बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपसे। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री शामली में थे और गाजियाबाद में भी थे और उन्होंने कुछ बहुत तीखे हमले किए हैं कि 12 बजे तक सोने वाले लोग 2 बजे तैयार होते थे, 5 बजे जिम चले जाते थे। पब्लिक के लिए कोई समय ही नहीं था इनके पास। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जनता का क्या भला करेंगे जो माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। अनेक ऐसी बातें उन्होंने कही हैं और कांग्रेस के बारे में भी। तो क्या हम ये मान लें कि योगी आदित्यनाथ हों, प्रधानमंत्री मोदी हों, उनके टारगेट पर पंजाब में जाएंगे तो आम आदमी पार्टी भी रहेगी और कांग्रेस भी रहेगी। उत्तर प्रदेश में होंगे तो चूंकि संभावित गठबंधन है इन दोनों के बीच में और होने वाला है, तो ये दोनों निशाने पर रहेंगे। इसके साथ एक और, उसके बाद दिल्ली जाएंगे।
ये जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के खबरें आ रही हैं कि उसमें जो अवैध रूप से भवन निर्माण हुआ है उनको बुलडोजर से गिराया जाएगा। देखिए, ये जो जौहर यूनिवर्सिटी का मामला है, इसको मैं ये तो चुनाव के पहले एक फैसला ले लिया गया है। अब चुनाव तो 6 महीने दूर है। मुझे लगता नहीं है कि सरकार इस हद तक जाएगी कि एक शिक्षण संस्थान को डिमोलिश किया जाए, और ये फैसला बहुत लोकप्रिय फैसला नहीं का है। समाज का एक बड़ा वर्ग इसको पसंद नहीं करेगा। हालाँकि रामपुर विकास प्राधिकरण ने हाई कोर्ट में कैविएट फाइल कर दी है कि यदि रामपुर यूनिवर्सिटी के लोग अगर आते हैं स्टे सीक माँगने, तो पहले हमको भी सुन लिया जाए। तो आज़म खान को काफ़ी दंड दिया जा चुका है। तो ये केवल मामला मैसेजिंग का है कि सरकार क्या कर सकती है, सरकार के पास शक्ति क्या है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा संकट ये है कि वो अब जो है मैं इधर जाऊँ या मैं उधर जाऊँ, बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं किधर जाऊँ? ये पार्टी 1 फरवरी 1986 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खुला था। आज उस घटना को 40 साल पूरे हो चुके हैं, 41वां साल चल रहा है। इन 40 सालों में क्या कभी समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव ने या अखिलेश यादव ने कभी अयोध्या के बारे में, मंदिर के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में कभी कोई एक भली टिप्पणी की हो, क्या आपको याद आता है? आप 1 महीने में सनातनी हो गए, और समाजवादी पार्टी के लोग भी जो है इस समय काफ़ी चिंता में हैं कि हमारी पार्टी को जो है यादव मुस्लिम की पार्टी है, और हमारे अध्यक्ष जी सनातनी हो गए हैं, मंदिर के चंदे की बात कर रहे हैं। योगी जी भी कह चुके हैं कि अगर अखिलेश यादव में हिम्मत हो तो ज़रा मथुरा की ईदगाह को छोड़ करके मंदिर बनाने की बात करें। आज केशव मौर्य ने भी कहा है कि बहुत टिप्पणी करते हो अयोध्या के बारे में, ज़रा ईदगाह के बारे में बोल के दिखाओ। तो समाजवादी पार्टी तो अब जो है दुविधा में फँस गई है। उसको लगता है कि अयोध्या के मुद्दे पर हम बीजेपी को घेर सकते हैं। जबकि जून के महीने में जो हुआ वो गलत हुआ, महापाप हुआ। मंदिर में चढ़ावा की चोरी नहीं होनी चाहिए। और फिर ये कोई सामान्य ये कोई ऐसा मंदिर नहीं है। ये अयोध्या का राम मंदिर भारत की सिविलाइजेशन आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। तो ऐसे मंदिर में ये इस तरह की घटना होना बेहद शर्मनाक है और बेहद निंदनीय है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकती, और बार-बार योगी लोगों को याद दिला रहे हैं, जिन लोगों ने कार सेवकों पर 1990 में गोली चलवाई थी, मरवाया था, जिन लोगों ने कांवड़ यात्रा पे रोक लगाई थी, और जिन लोगों ने तमाम हिंदुओं के धार्मिक अनुष्ठानों, सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक लगाई थी, आज ये 1 महीने से चुनावी हिंदू हो गए हैं, तो इनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। मोर ओवर जो पिछले 12 सालों से जो देश में जो जो नीति चल रही है समावेशी राजनीति की, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की, कि सबको समान रूप से जो है सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, जिसको पीएम मोदी जिसको बीजेपी ने नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। और वहीं अखिलेश यादव बात करते हैं पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और बाकी समाज कहाँ जाएगा? क्या उसे भोजन करने का, जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? तो ये जो है ये अब जो है पशोपेश में डिलेमा में फँस गए हैं, और आप देखिएगा कि इनको फिर वही होगा, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। तो समाजवादी अब अगले महीने वो फिर से जो है पीडीए रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं अगस्त से। तो अब ये रथ यात्रा भी निकालोगे और जो है और राम भक्त भी बनोगे, तो दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। आपका जो 40 साल का रिकॉर्ड है, उसमें कभी भी आपने सनातन धर्म के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति कभी भी आदर भाव आपने नहीं दिखाया। हमेशा तिरस्कार किया है, हमेशा जो है आपने घृणा फैलाई है, आपने अपमानित मजाक किया है। उड़ाया है। 2000 इनके 2023 साथियों तक ने इनके समाजवादी साथियों ने पार्टी के तो राष्ट्रीय महा मजाक उड़ाया। जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जनवरी 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के पन्ने चलाए थे, और आज आप बड़े राम भक्त बन रहे हो। क्या लोगों को कोई इसकी जानकारी नहीं है? तो समाजवादी पार्टी का जो अपना फोकस एजेंडा हमेशा रहा है जाति की राजनीति का, जाति के नाम पे घृणा फैलाओ, लोगों को बाँटो, अपना यादव मुसलमान का वोट करके किसी तरीके से विनिंग कॉम्बिनेशन बनाओ, और सरकार बनने भर की सीटें ले आओ। तो वो ठीक है, 2024 में इनको 37 सीटें मिल गई थी, लेकिन उसके लिए समाजवादी पार्टी की सफलता कम ज़िम्मेदार है। उसके लिए बीजेपी का अंदरूनी जो झगड़ा था, जो अंदरूनी कॉन्ट्रडिक्शन थे,
वो ज़्यादा ज़िम्मेदार है जो जो इतनी सीटें सपा को मिल गई। तो आई डोंट थिंक कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं कोई चुनौती है बीजेपी के सामने। चलिए अब दिल्ली चलते हैं। मानसून सत्र शुरू होने वाला है 3 दिन बाद। पहले दिन 20 तारीख को तो श्रद्धांजलि और कुछ दूसरी औपचारिकताएं पूरी होंगी। विधिवत 21 जुलाई से ही समझें। और 20 जुलाई को चूंकि कुछ और भी धरने प्रदर्शन वगैरह होने हैं, ये जो कॉकरोच बैठे हैं ये भी संसद तक मार्च करने का ऐलान कर चुके हैं शांतिपूर्ण तरीके से। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने परमिशन मांग रखी है, वो वहां पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर के देश भर के राज्यों के विपक्षी नेताओं को वहां जमा करना चाहते हैं और उसके बाद संभवतः वो भी मार्च करेंगे। इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। अभी 3 दिन पहले तक तो वो कह रहे थे कि हमें 5 दिन हो गए हैं एप्लीकेशन दिए हुए, दिल्ली पुलिस उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जबकि बहुत से ऐसे केस भी हैं जब 24 घंटे में परमिशन दे दी गई। और इसको अभिजीत दीपके को तो हवाई अड्डे पर ही परमिशन दे दी गई। तो हमने ऐसा क्या कसूर कर रखा है? तो 21 तारीख से हम ये मान करके चलें कि जो विधिवत कार्रवाई होगी, कुल मिलाकर के 7 विधेयकों के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन 2/3 बहुमत से पास होने वाले दोनों विधेयकों का कोई जिक्र अभी तक सरकार ने नहीं किया है। देखिए, अब तो साफ लग रहा है कि कांग्रेस जो है अभी ये तय नहीं कर पाई है कि जैसे पिछले 12 सालों में उसने सरकार के खिलाफ जो आक्रामक रवैया रखा है और वो संसद की कार्रवाई को नहीं चलने देगी। ऐसा आपकी बात लगता है कि सरकार में कांग्रेस ने कोई इसके ऊपर पुनर्विचार किया है? और दूसरा, कांग्रेस जिस तरीके से सोनम वांगचुक को खुला समर्थन देने से कतरा रही है, उससे भी लगता है कि कांग्रेस अब सरकार से बहुत ज़्यादा टकराव के स्थिति में नहीं है। और मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद से कांग्रेस थोड़ा सोबर हुई है। अब उसको अपनी हैसियत का, अपनी औकात का एहसास हो गया है। लेकिन जिस तरीके से जयराम रमेश ने अपना ये संकल्प दोहराया है कि उन्होंने 4-5 बिलों का नाम लिया कि हम इन बिलों को इन विधेयकों का हम विरोध करेंगे। तो ये तो तय है कि जो डिलिमिटेशन महिला आरक्षण बिल आएगा, उसका कांग्रेस विरोध करेगी। लेकिन अब जो है बीजेपी अप्रैल 2026 में जब ये बिल पहली बार लोकसभा में टेबल हुआ था, तब से अब तक वो बहुत बेहतर स्थिति में है और मेरा मानना है कि बीजेपी ने अपना नंबर गेम जो है बिल्कुल फर्म अप कर लिया है। अब तो 20 एमपी उनके पास तृणमूल कांग्रेस के आ गए हैं। डीएमके ने भी खुल के नहीं कहा है कि हम समर्थन नहीं करेंगे। डीएमके को केवल एक ही आशंका थी कि हमारे राज्य की सीटें कम नहीं होनी चाहिए। तो उनको भरोसा दे दिया गया कि सीटें जितनी बढ़ेंगी यूपी में उतनी आपकी बढ़ेंगी, यानी वर्तमान सीटों की संख्या का 50% आपकी सीटें बढ़ेंगी। और ये भी अमित शाह ने तो अप्रैल में ही कहा था लोकसभा में कि मुझे 1 घंटे का समय दें, हम ये बिल में ही मेंशन कर देते हैं कि सीटें हर राज्य की 50% बढ़ेंगी। तो अब की बार ये बिल में मेंशन हो जाएगा। और हो सकता है कि सरकार को ने अभी जो कंसल्टेशन की प्रोसेस अभी चल रही हो, इसलिए सरकार ने ये अभी एजेंडा में लिस्ट नहीं किया है कि ये बिल आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और या कार्ड मंत्रणा समिति की बैठक में एजेंडा में कभी भी कुछ भी आप जोड़ सकते हैं और कुछ आप उसमें हटा सकते हैं। तो ये कोई बहुत जो है चमत्कारी बात नहीं है। और जो शिक्षा संबंधी जो विधेयक आना है, कांग्रेस ने उसका भी विरोध करने की घोषणा की है। एफसीआरए बिल के भी विरोध करने की घोषणा की है। तो कांग्रेस खाली विरोधी विरोध करेगी, लेकिन कांग्रेस का जो असली कंसर्न है, वो डिलिमिटेशन बिल है, जिसका वो विरोध करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा टकराव की मुद्रा में शायद कांग्रेस अब की बार ना रहे, क्योंकि अब की बार उनके पास ना तो कोई वीडियो है, ना कोई उनके पास पेगासस है, ना कोई उनके पास गोपनीय फोटोएँ हैं। कुछ उनके पास संसद की कार्रवाई को बाधित करने का कोई मसाला उनके पास अभी तक है नहीं। हालाँकि राहुल लंबी विदेश यात्रा से लौट के आए हैं, तो हो सकता है कुछ वो मसाला 21 तारीख को निकालें। सोनम वांगचुक लोगों को इडियट बनाते रहे हैं अभी तक, क्योंकि आमिर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है
कि जो 3 इडियट फिल्म थी वो सोनम वांगचुक के जीवन पर या घटनाओं पर आधारित नहीं थी। इनफैक्ट वो कभी उनसे मिले भी नहीं है और उनसे उस कहानी को लेकर के कोई डिस्कशन करने की उन लोगों ने कभी कोई जरूरत भी महसूस नहीं की। वो एक डिफरेंट स्टोरी है। राजकुमार हिरानी जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, उन्होंने भी साफ कर दिया कि ये एक पुणे के युवक थे जिनके ऊपर हमने फिल्म बनाई है। तो ये जो इकोसिस्टम है, जो अब तक ये सिर पर ढोते रहे सोनम वांगचुक को, उनकी तो हवा निकाल दी आमिर खान और राजकुमार हिरानी ने ही, जो डायरेक्टर हैं और उस फिल्म के हीरो हैं, कि सोनम वांगचुक के ऊपर तो वो पिक्चर है ही नहीं। देखिए, जग जाहिर हो चुका है कि ये किसका प्यादा है। और जो आपका जीपीके है, वो तो सीधे अमेरिका से आया था, बोस्टन से आया था। तो ये तो अमेरिकन इंटेलिजेंस का, डीप स्टेट का, सीआईए का एक एसेट है। और जब तक इसको पैसा मिल रहा है विदेश से, ये काम करेगा। अमेरिका ये काम पिछले 12 साल से लगातार कर रहा है कि एक तरफ मोदी से दोस्ती बढ़ाओ और एक तरफ इंडिया को डिस्टेबलाइज करने का कोई कदम मत छोड़ो। और जिस तरीके से अमेरिका को झटका लगा है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से, तो उनका अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट तो बेकार चला गया। उन्होंने शेख हसीना वालिद को हटवाया था कि हम बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों को डिस्टेबलाइज करेंगे और यहाँ पे हम अपना जो है एक अपना फुट होल्ड बनाएंगे और मणिपुर और बर्मा और बांग्लादेश को मिला करके एक नया क्रिश्चियन स्टेट बनाएंगे। तो वो तो उनका सपना ध्वस्त हो गया। लेकिन वो अमेरिका की जो हमेशा की नीति रही है पूरे वर्ल्ड में कि पूरे दुनिया को अस्थिर रखो और दुनिया को ये बताओ केवल हम ही स्थिर राज्य हैं और दुनिया का कैपिटल हमारे पास आएगा। तो अब मोदी सरकार भी 12 साल में इनको समझ गई है। जब एक साल जो है किसान आंदोलन झेल लिया पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर 2021 में, तो ये सरकार को के संकल्प को डिगा नहीं पाए। तो ये सब तमाशे चलते रहेंगे। 2029 के लोकसभा चुनाव तक ये विदेशी ताकतें भारत को डिस्टेबलाइज करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी, लगी रहेंगी। एफसीआरए बिल में अमेंडमेंट हो रहा है, उसको लेकर के अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को दौड़ा इंडिया आया था। क्यों परेशान है भाई वो? हमारे देश में विदेशी पैसा आएगा, उसके ऊपर क्या पाबंदी हम लगाएंगे, उसके ऊपर उस पैसे का उपयोग कहाँ होता है, इसका निगमन, इसका रेगुलेशन करने का अधिकार भारत सरकार को है और सरकार अपने इस अधिकार का प्रयोग कर रही है। तो ये सब प्यादे और चूजे हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसी बवाल करते रहेंगे। और अभी भी सबको बड़ी चिंता ये हो रही है कि 20 दिन इसको बैठे हुए हो गए, सरकार इससे बात करने को तैयार नहीं है। सरकार बहुत ही असंवेदनशील है, सरकार इनसेंसिटिव है, सरकार बहुत क्रूर है। अरे भाई, तुम्हारी औकात हमको मालूम है ना कि तुम जो है जंतर मंतर पे 500 आदमी इकट्ठा नहीं कर सकते। तुम्हारी औकात क्या है? जाओ, दिन में तुम्हारे पास 20 आदमी होते हैं। कोई तुम्हारे साथ नहीं है भाई, कोई तुम्हारे साथ। केवल मीडिया के बल पर उसका आंदोलन चल रहा है। बस मीडिया में, टीवी में, अखबारों की बल पे उसका आंदोलन सुर्खियों में बना हुआ है। अगर ये ना हो तो उसका कोई न्यू दिल्ली के बाहर जान नहीं पाएगा कि यहाँ हो क्या रहा जंतर मंतर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण इश्यूज पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले। और नीचे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।